दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट रातों दिन नोट छाप करके हमारी गरीबी क्यों खत्म नहीं कर रही है? $1 के मुकाबले जो रुपया है वो 85 है। ये कौन बैठकर डिसाइड कर रहा है? और अगर कोई डिसाइड भी कर रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में कि सारी की सारी कंट्रीज ने अपनी करेंसी को छोड़कर $US को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए राजी हो गई? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि ये जो पेड़ की छाल पे बना हुआ नोट का टुकड़ा है, इसके लिए लोग दुकानों में, ऑफिसों में 8-8, 9-9 घंटे काम करने लगे। दोस्तों, इन सारी चीजों का जवाब जो है वो एक ही चीज में है कि ये पैसा है क्या और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल इन्फो टीवी। दोस्तों, जब आपको अपनी सेकंड हैंड चीज बेचनी होती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका प्राइस कितना होगा? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पुराना मोबाइल है, आप उसे बेचना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं इसे $100 में बेचूंगा, और आपके दरवाजे पर 1000 लोग आकर खड़े हो जाते हैं उस मोबाइल को खरीदने के लिए। तो दोस्तों, उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस मोबाइल का प्राइस $500 कर देंगे। अब इसके बाद भी अगर 100 लोग उस प्राइस पर लेने के लिए रेडी हैं तो आप प्राइस बढ़ाते रहेंगे। एटलीस्ट आप तब तक दाम बढ़ाते रहेंगे जब तक एक आदमी इंटरेस्टेड न बचे आपके दिए हुए प्राइस पर खरीदने के लिए। ठीक इसी तरह से जो दुनिया भर के प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं वो ऐसे ही तय किए जाते हैं, जिसको नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हो और आप वहां पर देखते हो कि सेब का रेट ज्यादा है और केले का रेट कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेब का कलर अच्छा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेब की डिमांड जितनी है उसकी सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। आप बीच बीच में सुनते होंगे कि प्याज के रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्याज की कमी हो गई है और उसका जो प्राइस सेट करने वाला है वो वही चीज कर रहा है जो आपने अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने में किया था। सेम उसी तरह एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और उसका प्राइस $1,00,000 रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो जाकर कार खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो या तो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। और फिर एक दिन अचानक से गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। अब लोगों के पास भी पैसा हो गया और मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया। तो उससे होगा ये कि जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे, इस बार 1000 लोग या उससे भी ज्यादा लोग कार खरीदने के लिए आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो वही करेगा जो हमने अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचते वक्त किया था। वो तब तक पैसे बढ़ाता रहेगा जब तक 100 लोग खरीदने वाले बचे। दोस्तों, एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा किया था। अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए उसने नोट को छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उस टाइम पे उसकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय बर्बाद हो गई थी और लोग बोरी में भर भर के पैसे लेकर एक ब्रेड खरीदने जाते थे। बच्चे इस तरीके से टॉफी खरीदने के लिए जाते थे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं और सर्विसेज बढ़ती हैं। और अगर सरकार इसी तरीके से पैसे छापती रही तो महंगाई मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का प्राइस बढ़ जाने से महंगाई बढ़ेगी। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के जब प्राइस बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। अगर आप इसको सही तरीके से समझो तो एक तरह से आपका जो रखा हुआ पैसा है वो कम हो जाता है महंगाई बढ़ने से। अगर महंगाई 5% पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो चीज आपको $100 की मिल रही है, हो सकता है कि ये पहले $95 की मिल रही होगी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्रिकल डाटा उठाकर देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी कि किस तरह से साल दर साल महंगाई बढ़ने से लोगों की जेब खाली होती जा रही है। और यही रीजन है कि लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंस में हर चीज घूम फिर कर डिमांड एंड सप्लाई पर आकर रुक जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह समझना कि ये जो पैसा है ये है क्या। अभी आपको आगे इस एक कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी
ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको पैसा कोई क्यों देता है? आपको पैसा कोई तभी ही देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हैं या कोई काम कर कर देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उनको काम कर कर देते हैं, आप उनको वैल्यू देते हैं। एक दुकानदार को भी तभी पैसे मिलते हैं जब वो आपको पैसों के बदले में कोई सामान देता है। तो एक तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू, और टाइम टू टाइम पैसे को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग अनाज और गेहूं देकर काम कराते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीजों पर इंटरेस्ट लिया जो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी वैल्यू भी हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक समय पर आके गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसके सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां पर आपको अपने गोल्ड को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को गोल्ड जाके डिपॉजिट करें और उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट टेक केयर करेगा और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको कोई कोई प्रॉमिस नोट भी कहते हैं, और इस रसीद के बेस पर आप व्यापार कर सकते हैं। आपको गोल्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलकर यही जो रिसिप्ट थी यही पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इसको लेकर आप इंडिया में कहीं पर भी जाओगे तो इस पर जितना लिखा हुआ है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज और करेंसी में यही फर्क है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया या साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। दोस्तों, जब नोटबंदी हुआ था तब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था, और जैसे ही अपना वचन वापस लिया यह 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। अब कंट्री के अंदर लोगों ने गवर्नर के वादे पर पेपर करेंसी पर व्यापार करना शुरू तो कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर व्यापार करना हो तो उस केस में क्या होगा? अमेरिका और इंडिया जब आपस में व्यापार करेंगे तो किस चीज पर व्यापार होगा? दोस्तों, आप अमेरिका से कुछ सामान खरीदने जा रहे हो और उनसे सामान खरीदने के बाद आप उनसे यह कहोगे कि यह जो रेड कलर का नोट है इसको हम रुपीस बोलते हैं और इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो वो क्यों मानेगा? और ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? और मान भी लो अगर हम किसी सिचुएशन में उनसे वो करेंसी ले भी लेते हैं तो हम उस करेंसी का करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसको कोई एक्सेप्ट करे। उस टाइम पे हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी कि ऐसी कोई भी करेंसी नहीं थी जिसपे हर कंट्री को विश्वास हो। अब मान लो आप यूएस से व्यापार करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपको जरूरत है रसिया से व्यापार करने की और रसिया बोल रहा है कि हम यूएस डॉलर नहीं लेंगे। अब इस केस में तो फिर ये हुआ कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से व्यापार करने में ही काम आएगा, क्योंकि कोई एक करेंसी ऐसी नहीं है जिसमें सबको विश्वास हो। अब आपके एरिया में जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, जो गैस वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, तो इस तरीके से आपको हर करेंसी को कमाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर एक चीज अच्छी थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर विश्वास था, लेकिन इतना गोल्ड और सिल्वर व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था। तो इस चीज का सलूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया था। तो अटैच करने का मतलब यह हुआ कि मान लो इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 20 रुपए है, मतलब कि कोई अगर 20 रुपए लेकर आएगा तो उसे 1 ग्राम गोल्ड दे देंगे, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसको 20 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही यूएस ने भी अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत $2 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और 20 रुपया जो है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो ऑटोमेटिक जो है वो $2 बराबर हो गया 20 रुपए के। और अगर हमें $1 की वैल्यू निकालनी है तो
वो होगा 10 रुपए के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज व्यापार करने के लिए गई तो उनको एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को मालूम था कि व्यापार करके जो करेंसी आ रही है उसे कभी भी गोल्ड में बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो व्यापार करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले कि उन करेंसी को जब हम बदलने जाएं गोल्ड में तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसीलिए यह रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतना ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो पार्टिकुलर कंट्री गोल्ड वापस करने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्रीज ने आपस में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में गोल्ड से ही व्यापार हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम था। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स वाला सिस्टम था इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया, और हटाया भी गया तो डॉलर को ही क्यों बेस बनाया गया। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े, और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज जो थी वो अपने गोल्ड के बेस पर जो करेंसी थी उससे हथियार खरीदने लगे, और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस उस समय मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वार लड़ने का जुनून था, इसने कंट्री बाय कंट्री पैसा और गोल्ड सारा का सारा खत्म कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो कई कंट्रीज इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज के पास जो बेस है व्यापार करने का, तो व्यापार होगा कहां से और करेंसीज कहां से प्रिंट होगी। इस टाइम पे दुनिया का मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। यह हिस्ट्री की सबसे खतरनाक वार थी, और इस बार कंट्रीज कर्जे में डूब चुकी थी, और यूएस ने इस टाइम पर हथियारों को जमकर एक्सपोर्ट किया था। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। उस वक्त दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे समय में गोल्ड स्टैंडर्ड्स यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच कर व्यापार करने की जो सुविधा थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बदले में नोट छाप कर व्यापार करती थी, और जब गोल्ड ही नहीं है तो व्यापार कहां से होगा और कमाई कहां से होगी एक कंट्री की। इसको लेकर कंट्रीज मीटिंग करती हैं 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में IMF और IBRD ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। IBRD का काम होता था कि जो कंट्रीज वार में खत्म हो गई है उनकी मदद करना, उनको बिल्ड कर उनकी इकोनॉमी सुटेबल करना। आज की डेट में इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और IMF का पर्पस था कि कंट्रीज आपस में व्यापार कर सके। आज की डेट में भी कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास अगर गोल्ड नहीं है तो वो यूएस डॉलर में व्यापार करें। अब बात ये आती है कि यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी की करेंसीज में क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, यूएस इकलौती एक ऐसी कंट्री है वो यूएस गोल्ड के वैल्यू के बराबर डॉलर बनाकर पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर सकती थी। और उसी दिन यूएस ने भी अनाउंस किया कि यूएस डॉलर को कोई भी लाकर हमारे पास गोल्ड ले सकता है, या फिर गोल्ड लाके यूएस डॉलर ले सकता है। और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू उन्होंने $35 रखी। अब इससे होता यह है कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्सेज में अच्छी होती है, तो वहाँ पे वह यह कर सकती है कि यूएस के साथ वो व्यापार करके अपने गोल्ड के रिसोर्सेज को बढ़ा सकती है। और डॉलर का रिजर्व होना यानी कि गोल्ड का रिजर्व होना, जिसे कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, यह एक तरीका बन गया व्यापार करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा कर करके यूएस डॉलर एक तरह से हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गया। अब हर कंट्री के पास डॉलर हो गया, और एक तरह से यह ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगा। अब इसमें हुआ यह कि इसके बाद वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई यूएस के साथ,
और इसके साथ यूएस की इकोनॉमी भी डीप करी। यूएस ने डॉलर गोल्ड रिजर्व के कंपैरेटिव ज्यादा डॉलर प्रिंट करने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज की भी इकोनॉमी सुधर रही थी। 1965 में चार्ल्स डी गैल्यू, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी नेवी भेजी और यूएस को डॉलर देके शिप के रास्ते अपना गोल्ड वापस ले आए और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यही चीज को फॉलो किया और अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से भी ज्यादा डॉलर प्रिंट कर रखे थे, जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे थे। तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा था और इसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब कि अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी बोलते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व डॉलर में थे, तो सारी कंट्रीज की मजबूरी बन गई कि वो डॉलर में व्यापार करें और यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 बराबर था 1 रुपए के और आज की डेट में $1 85 रुपए के बराबर है। तो ऐसा क्या हो गया? देखिए, यह डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का सामान या सर्विसेज लेनी होगी तो आपको उसी कंट्री की करेंसी में ही व्यापार करना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहां का कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप यूएस या यूरोप के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं। इसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं, जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप खरीद पाते हैं कोई सामान। हर चीज आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि बैक एंड में बैंक आपके लिए यह सब चीज कर रहा होता है। तो जो कंट्रीज ज्यादा व्यापार करती है, जिसके रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है, बाकी कंट्रीज में उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देकर उस कंट्री की करेंसी को खरीदती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस पार्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंट्री के करेंसी का रेट ऊपर जाएगा। अगर एक ब्रेड का पैकेट इंडिया के अंदर 10 रुपए का है, एग्जैक्टली सेम ब्रांड के ब्रेड का पैकेट यूएस में $20 का है और हमें एक एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल तरीका यह है कि हम 10/20 कर देंगे। और इन एक्सचेंजेस के भी टाइप होते हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जांपल मैंने बताया, इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहां डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज के रेट फिक्स कर लेती हैं, जैसे सऊदी और यूएस के बीच फिक्स रहता है। $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज तय कर दी जाती है। मान लीजिए कि 3 से लेकर 5 तक रेंज तय कर दी गई, तो इसमें होगा ये कि इस सप्लाई के बेसिस पर न तो रेट 3 से कम होगा और न ही 5 से ज्यादा होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल आइडियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।